समाजवादी पार्टी जिसको इन्होंने अपने हाथों से रचा बसा, उसको बनाया, उसको संवारा और उसे ही छोड़कर ये कहते हुए कांग्रेस में चले आए कि समाजवादी पार्टी में ही समाजवाद नहीं रहा। अन्य लोगों से राय बात होते होते 7वें महीने में मुलायम सिंह जी तैयार हुए सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी, जिसका शुरू में नाम समाजवादी पार्टी एम था। और वो जो उसका स्थापना सम्मेलन हुआ था उसका करता धरता मैं ही था उस सम्मेलन पार्टी का। उसको तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को उन्हीं की पार्टी में के अध्यक्ष पद से निकाल दिया था। तो आप सब लोगों को याद होगा उस दिन तो सारे टीवी देश के और दुनिया के मुलायम सिंह के दरवाजे खड़े हुए थे। वही बात है जो बीजेपी के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं, जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। जो अब आप अपने बाप का हुआ क्या होगा आपका। सिर्फ शिवपाल एक ऐसे आदमी थे जो मुलायम सिंह के साथ दे रहे थे। इनडायरेक्टली आप शायद रामगोपाल यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली का डायरेक्ट इशारा करते थे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो स्थापित लोग हैं, जो पार्टी में होते हुए बीजेपी के साथ हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करना होगा। तो इस तरह के लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी की क्या स्थिति थी, वो क्या कह रहे थे, आप लोगों से क्या बातचीत? मुलायम सिंह यादव आमने सामने की लड़ाई में भी अखिलेश यादव अगर बीजेपी को नहीं हरा पाए, अब अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर सीपी राय जी हैं, जो अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज आजमगढ़ ज़िले में नए कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी पर आप आए हुए हैं। आपसे बहुत सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि भविष्य की कांग्रेस किस तरह की इनको दिखती है और क्या देख करके ये समाजवादी पार्टी जिसको इन्होंने अपने हाथों से रचा बसा, उसको बनाया, उसको संवारा और उसे ही छोड़कर ये कहते हुए कांग्रेस में चले आए कि समाजवादी पार्टी में ही समाजवाद नहीं रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा यही है कि वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं, लेकिन जिस तरह से आप आए और आपने एक स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी में ही समाजवाद नहीं है और कांग्रेस जो है वो फांसीवाद से लड़ रही है, इसलिए मैं कांग्रेस में समाजवाद को ढूंढते हुए आया हूँ। मेरा और मुलायम सिंह यादव जी का करीब 36 साल का साथ रहा। ये ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना मेरे सुझाव पर ही हुई थी जी। मेरी किताब आने वाली उसमें उसका पूरा वर्णन है कि कैसे एक दिन अशोका होटल में खिड़की के किनारे बैठे बैठे हम लोग सचपा में थे। चंद्रशेखर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का महामंत्री था और अकेला प्रवक्ता हुआ करता था। तो वहाँ अचानक ही मैंने कहा कि क्यों ना सोशलिस्ट पार्टी का फिर से गठन किया जाए। तो मुलायम सिंह ने बोले मकसद क्या है। मैंने कहा सोशलिस्ट पार्टी एक वैचारिक पार्टी थी, लोहिया जयप्रकाश आचार्य नरेंद्र देव ने किसी वैचारिक मुद्दे पर उसे स्थापित किया था। तो अब उसको फिर स्थापित किया जाए और देश भर में तमाम सोशलिस्ट हैं जो बैठे इंतजार कर रहे हैं और कहीं किसी पार्टी में नहीं है। वो लोग अपनी अपनी लाल टोपियाँ अपने बक्से में रख करके बैठे हुए हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा कि कैसे क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि इसके आप अध्यक्ष हो जाइए। तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी बड़े नेता हैं, उन्हीं के साथ हम लोग रहते हैं और ऐसे जैसे चलने दिया जाए। मैंने कहा फिर चंद्रशेखर जी से बात करते हैं और पार्टी को बदल देते हैं सोशलिस्ट पार्टी में। सचपा में जनता पार्टी लगी हुई और जनता पार्टी एक फेल नाम था जो फेल कर गई थी। बड़ी उम्मीदों से देश की जनता ने उसको वोट दिया था, बनाया था लोगों ने और लंबी जेल काटने के बाद उसका वो पैदा हुई थी पार्टी, लेकिन वो फेल कर गई, टुकड़े टुकड़े में टूटती रही। तो मैंने कहा उसके साथ ये सब चीज़ें लगी हुई हैं और सोशलिस्ट पार्टी एक विचार की पार्टी होगी। चंद्रशेखर जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आग्रह कर लिया जाए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए और पार्टी यूँ की त्यों चलती रहेगी। ये बात हुई। मुलायम सिंह जी को कुछ उस पर भरोसा नहीं जम रहा था। एक बार बात हुई, 2 बार बात हुई। एक दिन में जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोगों का रिश्ता ऐसा था कि वहाँ हम लोग रहते थे जाके, तो उनके यहाँ खाना खा रहे थे। तो कपिल देव सिंह जी जो बिहार के बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जनेश्वर जी के घर आए हुए थे। तो वहाँ बैठे बैठे खाना खाते मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं मुलायम सिंह को राय दे रहा हूँ, वो मान नहीं रहे हैं। तो ये हुआ कि अगले दिन जो मुलायम सिंह जी दिल्ली आने वाले थे, मेरा एक रूटीन हुआ करता था, मुलायम सिंह जो दिल्ली आते थे तो एक दिन पहले मैं पहुँच जाता था। और पहले NSG में गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, तो मैंने एक गाड़ी वाले से गाड़ी तय कर रखी थी जिसको फ़ोन करता था। तो वहाँ से हमको गाड़ी मिलती थी 3, फिर मैं उसको NSG ऑफिस भेजता था। और अशोका होटल में हमारे पास कोई रहने का दिल्ली में ठिकाना नहीं था, तो किसी आदमी की मदद से अशोका होटल में कमरा मिल जाया करता था मुलायम सिंह को। और उनका एज MLA जो कमरा होता था दिल्ली में UP भवन में, उसमें मैं रहता था। तो ऐसा रूटीन था रोज़ का। और फिर उनको एयरपोर्ट वापस छोड़ने के बाद मैं वापस जाता था। खैर उस दिन मुलायम सिंह जी आने वाले थे, तो जनेश्वर जी और कपिल देव बाबू, हम तीनों लोग उनसे मिले। कपिल देव बाबू ने कहा कि अगर आप सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे
तो मैं स्वतंत्रता सेनानी भी हूँ और वहाँ का मंत्री भी रहा हूँ बहुत 67 से। तो मैं अपना पूरा समय दूंगा और मुझे आपको MLC राज्यसभा कुछ नहीं चाहिए। जनेश्वर जी ने भी कहा कि CP राय की राय अच्छी है, इसको कर लेना चाहिए। फिर अन्य लोगों से राय बात होते होते 7वें महीने में मुलायम सिंह जी तैयार हुए सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी, जिसका शुरू में नाम समाजवादी पार्टी M था। और वो जो उसका स्थापना सम्मेलन हुआ था उसका कर्ता धर्ता मैं ही था उस सम्मेलन पार्टी का। तो ऐसे पार्टी स्थापित हुई थी। ये आपका सवाल ठीक है कि जिस पार्टी को मैंने ही बनाया उसको छोड़ क्यों दिया। उसको मैंने उस दिन नहीं छोड़ा जिस दिन कांग्रेस में आया, उसको तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को उन्हीं की पार्टी में के अध्यक्ष पद से निकाल दिया था। तो आप सब लोग को याद होगा उस दिन तो सारे टीवी देश के और दुनिया के मुलायम सिंह के दरवाजे पर खड़े हुए थे और मैं ही बयान देता था। और मैंने वहाँ मुलायम सिंह के दरवाजे 2016-17 वाला किस्सा है। मुलायम सिंह के दरवाजे पर मैंने खड़े होकर कहा था कि अखिलेश आप गलती कर रहे हो, इस बार आपको 50 सीट नहीं मिलेगी, लिख के रख लो, और आपके माथे पर जो कलंक लगेगा उसको आप जिंदगी भर धो नहीं पाओगे, इसलिए अभी भी इससे वापस लौट जाओ। शायद ये वही बात है जो बीजेपी के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं, जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा, जो अब अपने बाप का हुआ क्या होगा आपका। ये बीजेपी के लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, लेकिन मैंने चेतावनी दिया था और मैं चट्टान की तरह मुलायम सिंह के साथ खड़ा रहा। बहुत बड़ी तादाद थी, यहाँ तक कि मुलायम सिंह के परिवार के लोग भी थे जो मुलायम सिंह का साथ छोड़ गए और अखिलेश यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे उनके साथ चले गए। अब हम लोग पुराने ज़माने के लोग। सर बीच में ही रोक रहा हूँ आपको, उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी की क्या स्थिति थी, वो क्या कह रहे थे, आप लोगों से क्या बातचीत? मुलायम सिंह यादव जी बहुत दुखी थे, शॉक्ड थे, और उन्हीं के परिवार के एक आदमी की साजिश के तहत ये काम हुआ था। सिर्फ शिवपाल एक ऐसे आदमी थे जो मुलायम सिंह के साथ दे रहे थे। इनडायरेक्टली आप शायद राम गोपाल यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली का डायरेक्ट इशारा कर देता हूँ। हाँ, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, मैं हाँ सीधे सीधे कह दे रहा हूँ। शिवपाल मुलायम सिंह के साथ रहे, ओम प्रकाश सिंह थे गाजीपुर के, वो साथ दे रहे थे, शादाब फातिमा साथ दे रही थी, नारद राय थे और अंबिका चौधरी थे बलिया के। सिर्फ इतने लोग मुलायम सिंह के साथ बचे, बाकी सारे लोगों ने मुलायम सिंह को छोड़ दिया और वो सब के सब लोग अखिलेश यादव के साथ चले गए। बड़ा दुखद दिन था उस दिन। टीवी पे बयान देते देते मैं अकेला नहीं रोया था, बल्कि बाद में न जाने कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने बताया कि मेरा बयान सुन करके अपने अपने घर में बैठे बहुत लोग रोए थे। शायद बहुत बड़ा भावुक बयान था मेरा उस दिन, बड़ा सेंटिमेंटल लंबा बयान था और दुनिया हिंदुस्तान के सारे टीवी दिखा रहे थे उसको। तो उसी दिन हमारा साथ छूट गया था। मुलायम सिंह का साथ मैंने अंत्येष्टि तक दिया और अंतिम संस्कार करने के बाद उसके बाद फिर कुछ महीने में फैसला किया मैंने कि मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। तो क्या इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से कोई बातचीत नहीं आपके साथ की गई? कि नहीं, मुझसे बात कर भी नहीं सकते हैं। मेरा स्वभाव जानते हैं। वो जब बच्चे थे तब मैं मुलायम सिंह का चुनाव इंचार्ज था। 89 में जो मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनका चुनाव इंचार्ज मैं ही था। तब तो 89 थी तो बच्चे लोग थे सबके सब जितने भी लोग हैं। तो मेरा स्वभाव तो तब से लोग जानते ही हैं सारे लोग, क्योंकि दलाली मैं नहीं करता, ठेकेदारी मैं नहीं करता, एक पैसे का एहसान मेरे ऊपर नहीं है उन लोगों का, किसी का भी। मैंने अपनी ज़िंदगी दी है उसमें, लंबा अरसा दिया है पूरा, तो मेरा स्वभाव जानते हैं अच्छी तरह से। खैर उसके बाद बहुत सोचने समझने के बाद, राजनीतिक आदमी हूँ, देश एक संकट में है और हम लोगों ने वैचारिक राजनीति की है, तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने कांग्रेस में बिना शर्त शामिल होने का फैसला किया। मेरे अकेले शामिल होने से कुछ बहुत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये लगता है ना कि हम एक मुहिम चल रही है फांसीवाद के खिलाफ, उसमें एक बूंद पानी का काम, या वो जो गिलहरी थी जो रामचंद्र जी का पुल बन रहा था और वो जा कर के पहले भीग जाती थी और फिर बालू में लोट करके और फिर जा कर के वहाँ बालू झाड़ देती थी। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा थोड़ा बहुत इतना ही योगदान सही। ये आग बुझाने के लिए वो चोंच में भर के चिड़िया जो चोंच में पानी डाल दिया करती थी, और उसने कहा कि भाई कम से कम लोग ये कहेंगे मैं आग लगाने वाली नहीं, आग बुझाने वाली भी थी मैं। तो उसी तरह से वो एक चोंच में पानी भरने वाला काम मुझे लगा थोड़ा बहुत काम शायद मैं कर सकूं। वर्तमान में अखिलेश यादव को पीडीए का नायक कहा जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं, और आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद खत्म हो गया है और मैं फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के साथ हूँ। ऐसी क्या खूबी है, जबकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई मुहकी दे सकता है, कोई हरा सकता है, तो वह सिर्फ समाजवादी पार्टी है। ऐसे में डॉक्टर CP राय को क्यों ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन होगा उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वालों के साथ? पिछला चुनाव उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले चुनाव में सीधी सीधी लड़ाई 1-1 बीजेपी बनाम सपा हो गई थी, बाकी पार्टियां उस लड़ाई में कहीं नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी शून्य हो गई, सिर्फ एक MLA उसका जीता बलिया से। कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर रह गई। तो आमने सामने की लड़ाई में भी अखिलेश यादव अगर बीजेपी को नहीं हरा पाए तो अब अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मैं संस्थापक रहा और उसमें काम किया है। उस पार्टी का जो मैक्सिमम है वो 143 सीट एक बार आ गई थी
सत्ता रहने पर। नहीं तो उसका जो मैक्सिमम अब तक रिकॉर्ड रहा वो 109 110 का रहा है। इसको समाजवादी पार्टी कभी पार नहीं कर पाई। उसके पहले उससे भी कम थी एक जमाने, जैसे बीएसपी कभी 11-12 से ऊपर नहीं जाती थी जब तक 93 में हम लोगों ने समझौता नहीं किया उससे, जब 67 आ गई थी। तो हर पार्टी की अपनी सीमा है। कांग्रेस पार्टी भले आप आज हारी में दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सीमा के परे है। बस इसमें जाग जाने की ज़रूरत है और सही रास्ते पर चल देने की ज़रूरत है। वो चल चुकी है। आप ये देखिए कि कभी आपने देखा था कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता किसी प्रदेश में जाके ज़िले ज़िले की मीटिंग करे? पिछले 2 दिन से वो गुजरात में ज़िले ज़िले की मीटिंग कर रहे हैं। और कभी आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को किसी प्रदेश में भेजा हो कि आप लोग एक एक ज़िले के प्रभारी बन के जाइए, वहाँ के ज़िले के संगठन को खड़ा करिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और राहुल गांधी ने तय कर लिया। राहुल गांधी ने कमजोरी समझ लिया है। कमजोरी समझने के नाते वो रास्ते पर चल पड़े हैं और वो रास्ता बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश, बिहार भी उसमें आ गया है। आप देखिए कि बिहार में जो परिस्थितियां हुई, अचानक तेजस्वी यादव जी को दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ जाके बातचीत करनी पड़ी और जो भी परिणाम उसके सामने है। उत्तर प्रदेश भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में राहुल जी आपको काफ़ी समय देते हुए दिखलाई पड़ेंगे, बंगाल में दिखलाई पड़ेंगे, कई सारे उनके एजेंडे में। क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नहीं होगा साथ में? मैं इसका जवाब आज नहीं दे सकता, इसका जवाब आज देना भी नहीं चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। कल की संभावना क्या होगी वो तब देखा जाएगा, उसका जवाब कल भी दिया जाएगा। लेकिन इरादा कांग्रेस पार्टी को अकेले मजबूत कर देने का है। एक इरादा कांग्रेस पार्टी को 403 सीटों पर पूरी ताकत से खड़ा कर देने का है कि कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर लड़ सके। सांगठनिक रूप से मैं अगर आपसे पूछूं तो कांग्रेस पार्टी में किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं? क्योंकि जो अभी आप लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है गुजरात में 2 दिवसीय, उसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो स्थापित लोग हैं, जो पार्टी में होते हुए बीजेपी के साथ हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करना होगा। तो इस तरह के लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो शुरू हो चुका है और उसके असर बहुत जल्दी दिखलाई पड़ेंगे। बहुत सारे नए लोगों को और जो लोग अभी तक जिम्मेदारियों में नहीं थे वो लोग जिम्मेदारी लेते हुए दिखलाई पड़ेंगे। और मैं जब राहुल गांधी ने मैं आपको खाली एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ, बल्कि घटना। संसद चल रही थी, सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बैठे थे। राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने अचानक कहा कि मैं आपको गुजरात में इस बार हरा दूंगा, ये वादा है आपसे, ये इस बार आपको हरा के रहूँगा। ये संसद में, भरी संसद में उन्होंने बोला था। और वो जो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मैं सोच रहा था ये आत्मविश्वास आया कहाँ से। अब जो उनके गुजरात में मैं जो उनकी कार्यशैली देख रहा हूँ, जो उनका काम देख रहा हूँ, मैं समझ गया कि राहुल गांधी ने समझ लिया है। एक होता है कि मेकिंग ऑफ लीडर में टाइम लगता है। राहुल गांधी के मेकिंग ऑफ लीडर में थोड़ा समय लगा। वो जब पैदल चलने के बाद में उसी तरह से उनके अंदर परिपक्वता आई और उनको तमाम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम थी वो मालूम पड़ी, जैसे महात्मा गांधी को मालूम पड़ी थी, जो उन्होंने अपने बड़े नेताओं के कहने पर देश की यात्रा की थी। अब राहुल गांधी जी लीडर बन चुके हैं। इस देश के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़े पॉपुलर लीडर हैं, सबसे गंभीर लीडर हैं। उदाहरण ये है कि वो चाहे कोरोना आया हो या और तमाम जो परेशानियां जब देश सामने आती, चाइना का आया हो, राहुल गांधी ने बहुत एडवांस में जो भी चीज़ें कह दिया वो बात में सही साबित हुआ। हर चीज़ के बारे में जो वो बोल दे रहे हैं उससे उनकी नॉलेज झलकती है। राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, वो तमाम प्रेडिक्शन करते हैं, बातें सही भी होती हैं, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे जिस भी चीज़ की बात हम करें। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कड़े फैसले लेने में कहीं ना कहीं उससे चूक हो जाती है। मैं अगर राजस्थान की बात करूं, सचिन पायलट के मुंह के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहाँ गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपनी उनकी जो ख्वाहिश है कि मैं आखिरी समय तक मुख्यमंत्री रहूँ। वही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। अगर उनको सीएम बनाया जाता तो शायद कांग्रेस में टूट नहीं होती, वो बीजेपी में नहीं जाते। तो कमलनाथ जैसे नेता जो सिर्फ स्वार्थ के भसीभूत कांग्रेस में बने हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन ले। मैं बता देता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है कि राजनीति बाहर से कुछ और दिखती है, अंदर कुछ और होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर वही मुख्यमंत्री नहीं रहे होते तो कोई गारंटी नहीं थी कि सरकार 5 साल चल पाई होती। ये मेरा अपना मानना है। खड़गे साहब ने एक दिन एक बात कही। खड़गे साहब नेता विरोधी दल हुआ करते थे कर्नाटक के। वो बहुत गरीबी से, जिनका परिवार पूरी हत्या कर दी गई थी, पिता मजदूरी करते थे, बाल बाल बच गए, ये खेल रहे थे बच्चों में तो इनको लेके भाग गए और कर्नाटक चले गए, महाराष्ट्र से। वहाँ से बढ़ के वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा मौका आया, कर्नाटक में मेरा मुख्यमंत्री के निजाम चला, मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नौजवान नेताओं को संदेश दिया था। वो संदेश सचिन पायलट को भी था और उस संदेश को सचिन पायलट से समझा।
सचिन पायलट के पास अभी उम्र है, वक्त है, उनके बनने के लिए बहुत सारी संभावनाएं अभी बची हुई हैं। और तो जब एनर्जी सही समय में यूज नहीं होगी, उसको किल कर दिया जाएगा। एक समय तो स्थिति बन गई थी ना, बीजेपी खुला ऑफर कर रही थी सचिन पायलट को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया, वो चले गए, सचिन पायलट को भी किया। बहुत सारी बातों को सोचकर हो सकता है, इसलिए कि बीजेपी कंगाल पार्टी है। जो कंगाल होता है कहीं न कहीं से कुछ चुराता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी का नहीं, सबसे बड़ी कंगाल है, वैचारिक रूप से कंगाल है, सैद्धांतिक रूप से कंगाल है, कमिटमेंट के हिसाब से कंगाल है, देश के प्रति समर्पण के हिसाब से कंगाल है। बीजेपी सारी दृष्टियों से कंगाल पार्टी है। वो उधार के सिंदूर पर अपना काम कर रही है। वो उधार का सिंदूर लेती रहती है सबसे, वो ढूंढती रहती है कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल सकता है, उससे वो जिंदा रहना चाहती है, उसी से जिंदा भी है उसी से। 100 से ज़्यादा MP उसके ऐसे हैं जो उसके RSS के लोग नहीं हैं। तो बीजेपी ने कोशिश की, कहीं कामयाब हुई, कहीं नहीं हो पाई। आज सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी की वहाँ क्या हैसियत है और कांग्रेस में क्या हैसियत थी, ये उनको। राहुल गांधी साहब ने उनके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि दरवाजे खुले हैं। क्या कभी राजे रजवाड़ों से बाहर निकल पाएगी कांग्रेस? नहीं, राजे रजवाड़े थोड़े कांग्रेस में है। राजे रजवाड़ों की कुल संख्या गिनेंगे तो कितनी निकलेगी? 10, 12, 5, 17, 15 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा निकली। कांग्रेस तो लाखों आदमी की पार्टी है। और कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, और नेता, संसदीय दल के नेता तक, विधानमंडल दल के नेता तक, राजे रजवाड़े तो नहीं है। वो तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने अब सही रास्ता चुन लिया है। तो क्या माने जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो गहलोत साहब हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी हों, ये लोग जो अपने हित के लिए कुछ चीज़ें इशारे में होती हैं। अब जी अहमदाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन में एक अलग मंच बनाया गया था जहाँ पर वरिष्ठ लोगों को बैठाया गया था ना, सब वरिष्ठ लोगों को, और दूसरा अलग मंच था जिसमें नौजवान लोगों को बैठाया गया था। नौजवान लोगों को बोलने का मौका दिया गया, वरिष्ठ लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती, हो रही होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। सर, पब्लिक डोमेन में एक बात है, जैसे 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल की, उसके बाद आपकी एंट्री होती है कांग्रेस पार्टी में, आप सपा छोड़ के। हालांकि आप दावा करते हैं कि आपने 3 साल, जब आपने सदस्यता ली कांग्रेस की, उससे 3 साल पहले ही आप समाजवादी पार्टी 4-5 साल से मैं पार्टी काम नहीं कर रहा था। जी। उसके बाद आपने भविष्य देखा होगा, 2024 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है, या तमाम जो भी राजनीतिक पंडित गणित अपना लगाते हैं, जोड़ घटाना करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें पक्ष में थी, ये भी कहा जा रहा था कि जनता इस बार मन बना चुकी है, तो कांग्रेस से कहाँ कमी रह गई कि अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको अपने साथ बांध के नहीं रख पाए? कांग्रेस पे ही सारा ब्लेम लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं बनाया गया होता, प्रोजेक्ट किया गया होता, तो शायद ना नीतीश जाते, ना ममता बनर्जी बिदकती। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया। अगर कर दिया होता तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सरकार में बैठी होती। कैसे? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया गया होता, मेरे तमाम इंटरव्यू मिलेंगे आपको जब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं। उसी समय ममता बनर्जी कह रही थी कि मेरे अंदर भी वो मटेरियल मौजूद है कि मैं PM बन सकती हूँ, और नीतीश साहब का भी यही बयान। मैं जवाब दे दूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था जी, लेकिन मैं एज पॉलिटिकल एनालिस्ट देश के सारे TV पर रहता था, और उसके तमाम रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। जब मैं कहता था कि कांग्रेस पार्टी को दलित अध्यक्ष बनाना चाहिए, मेरे दिमाग में मीरा कुमार का नाम था, खड़गे साहब मेरे दिमाग में नहीं थे उस समय, और उसके पीछे मेरे तर्क थे अपने। खैर फिर खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए। मीरा कुमार की अपने कुछ पारिवारिक हालात ऐसी थी कि वो आगे नहीं आई, नाम उनका भी चला था। जब खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए तो उसके बाद मैंने कहना शुरू किया, मेरे अखबारों में लेख छपे, मतलब कई अखबार का नाम इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, कई अखबार में लेख छपे कि अगर कांग्रेस ने दलित प्रधानमंत्री का कार्ड चल दिया तो, ये मेरे लेख छपे कई अखबारों में, और ये कई लोगों ने पढ़े। और मैं पार्टी में नहीं होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता था, कई बड़े नेता हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, उन लोगों से मिला और उनसे सब मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया कि आप लोग ये चुनाव दलित कार्ड पे लड़िए। जब आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो दलित प्रधानमंत्री के सवाल पे चुनाव लड़िए। मैं पार्टी में नहीं था, कई लोगों से आग्रह किया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, पार्टी में होने के बावजूद भी, कि अगर उनको सचमुच प्रधानमंत्री का चेहरा आगे बना के चुनाव लड़ा गया होता तो देश के चुनाव की तस्वीर कुछ और होती, वो नहीं होती जो है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं जो 36 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें अधिकांश में कांग्रेस पार्टी की वजह से उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिली। एक इंटरव्यू दिया था अखिलेश यादव ने, और उन्होंने कहा कि हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीती। तो मुझसे मीडिया ने पूछा कि उनका कहना है कि उनकी वजह से आप लोग 6 सीट जीते। मैंने कहा बिल्कुल सच वो कह रहे हैं, उनकी वजह से हम 6 सीट जीते और हमारी वजह से वो 34 सीट जीत गए। हमने उनको 34 सीट जिता दिया, उन्होंने हमको 6 सीट जिता दिया, उनका धन्यवाद। ये चीज़ें थी।
जी। मतलब बयान उल्टा दिया जा रहा था आपके हिसाब से? नहीं, मैंने जवाब दे दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इतने सालों तक आपने समाजवादी पार्टी की सेवा की, आपने बनाया उसे, आपने बचपन से। हाँ जी मैं बचपन से समाजवादी रहा हूँ। जी। पहला आंदोलन जिसमें मुझे लाठी लगी थी वो हिंदी आंदोलन था। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन 67-68 की बात है। बच्चा था मैं और पहली लाठी पुलिस की तब खाई थी। और डॉक्टर लोहिया तब जिंदा थे। राजनारायण जी के साथ मैं रहा और उनके डेथ तक, उनकी अंत्येष्टि तक मैं उनके साथ था। और बचपन से समाजवादी आंदोलन में रहा हूँ मैं। बस मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में समाजवाद नहीं है? ऐसा कुछ मुझे दिखा होता तो मैं छोड़ ही क्यों आता। वो मुझे नहीं भी पूछते तब भी वहाँ रह रहा होता मैं। जिस पार्टी को मैंने ही बनाया है, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा। बातें थी कि अखिलेश अपने सीनियर लीडरों को किनारे लगा रहे थे, इस वजह से हो सकता है शायद। किनारे वो क्या लगाएंगे? जो अपने बुजुर्गों को किनारे लगाता है वो खुद किनारे लग जाता है एक दिन। लेकिन बुजुर्गों की जो कमाई होती है उससे खर्च होते होते थोड़ा समय लगता है। उसको अपनी कमाई मान लेना बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का क्या देख रहे हैं सिनेरियो? कांग्रेस पार्टी बिहार में तो अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2027 में सरकार बनाना चाहती है। 2027 में? जी। तो 2027 को लेकर के क्या तैयारी है? अभी आपको सब सामने दिखने लगेगा। अभी आपने देखा कि 2025 एक साल पूरा संगठन का साल रखा गया है। आपने हिस्सा लिया राष्ट्रीय अधिवेशन में? नहीं, मैं नहीं गया था। एक साल वहाँ से आई होंगी। एक साल संगठन का साल तय किया गया है कि 2027 में संगठन पर काम होगा और संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे निचले स्तर तक। और 2026 फिर उसके बाद टूट पड़ेंगे हम लोग। जो आंदोलन का तरीका होता है, जो राजनीति का तरीका होता है, सरकार ने हजारों चीज़ें छोड़ रखी हैं उनके खिलाफ। मतलब एक बोफोर्स पर राजीव गांधी जैसा साफ सुथरा इंसान जिसने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उस रास्ते पर डाल दिया था, एक बोफोर्स ने राजीव गांधी को हरा दिया। 400 ज़्यादा सीट वाले राजीव गांधी हार गए। तो एक मुद्दा काफ़ी होता है। तो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो हजारों मुद्दे हैं। तमाम चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चीन का कब्जा, विदेश नीति का ध्वस्त हो जाना, आर्थिक नीति का ध्वस्त हो जाना, देश का कर्जदार हो जाना, पूरे देश में इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होना और दो सेठों का इतना बड़ा। ये सारी बातें तो हर चुनाव में होती रहती है, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। नहीं, जीत नहीं जाती है। बीजेपी ने वोट चुराया है। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में बात है, अभी तो अब तो लड़ाई ठीक से शुरू हुई है। ईवीएम पर पहली बार प्रस्ताव पास हुआ है अहमदाबाद के चुनाव में, जो सीधे सीधे उस पर प्रस्ताव किया गया है। आप खुद बता दीजिए, कोई मुझे तर्क दे दे कि एक इलाके में 6 विधानसभा सीट का चुनाव हो रहा है, उसी इलाके में लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है। लोकसभा सीट का चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस जीत जाती है और 6 के 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और लोकसभा से 5 लाख ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा मिल जाते हैं। 2 ईवीएम अगल बगल एक ही कमरे में रखी है, एक ही आदमी आ रहा है, उसको दोनों भी ईवीएम दबानी है। ऐसा कैसे संभव कि 5 लाख लोगों ने विधानसभा वाली ईवीएम दबाई और लोकसभा वाली छोड़ दी? सब क्लियर है। वो सारे गांव जिन्होंने कहा कि हमने तो वोट नहीं दिया भाजपा को, हम एक मुख पोल करना चाहते हैं, उनको गिरफ्तारी कर ली गई, वहाँ पर पुलिस भेज दी गई। इस तरह की जो तमाम घटनाएं हुई हैं और 18 साल से ऊपर जो वोटिंग राइट का जितनी वहाँ जनसंख्या है महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा वोटर बन गए हैं। तो तमाम घपले, घोटाले, ईवीएम का घोटाला अब तो ट्रंप ने भी कह दिया, एलन मस्क ने भी कह दिया, अभी जो वहाँ के तुलसी गेबार्ड हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास प्रमाण है कि ईवीएम में घपला किया जा सकता है, इससे चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। तो चोरी करके चुनाव जीतना जीत नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर लड़ाई शुरू हो चुकी है, अदालत में भी, चुनाव आयोग में भी और जनता में भी। तो संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है? क्योंकि बार बार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, आरोप है, लेकिन उस आरोप के बीच में ही कोई न कोई किरण, रोशनी की किरण भी तलाश नहीं करनी है। अगर हम आरोप नहीं लगाएंगे तो बेलगाम हो जाएंगे। आरोप लगाएंगे कई शर्मा कुछ मामलों में उनको सही फैसला भी लेना पड़ता है। इसलिए वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनकी वो सब गलतियाँ दिख रही हैं, भ्रष्टाचार दिख रहा है, वो गलत कर रहे हैं, वो दिख रहा है। लेकिन वो आरोप आक्रामक तरीके से इसलिए लगा रहे हैं कि शायद उनकी आत्मा जाग जाए। आपने जिस तरह से कहा कि 26-27 से टूट पड़ेंगे, सड़क पे उतर जाएंगे और पूरी तरह से सरकार में आने का प्रयास करेंगे, तो क्या मान लें कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा 27 में खत्म होने जा रहा है? मैंने आज भाषण दिया ये कि बहुत सूखा बहुत झेल लिया, अब इसको हरियाली में बदल देना है और कांग्रेस पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है। चलिए, हमने बातचीत किया डॉक्टर सीपी राय साहब से, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के। और एक समय में कहा जाता था कि नेताजी के सबसे करीबी लोगों में से आप रहे और आपके सलाह मशवरे पर ही वो बहुत सारी चीज़ों को करते थे। बहरहाल आज आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में इनको राहुल गांधी में फांसीवादी जो फासिस्ट ताकतें हैं उनसे लड़ने का मादा, उनसे लड़ने का हिम्मत और असली समाजवाद इनको अब
कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है। इस पूरी बातचीत पे आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत आभार। नमस्कार भैया।